सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का पाठशाला के चैनल पे। चैप्टर सेकंड है दोस्तों, पार्ट थर्ड है और किंग्स फार्मर्स एंड द टाउन। इससे पहले वीडियो लेक्चर सीरीज 2 हमने पहले अपलोड कर दिए। सेशन 2022 के हिसाब से ये न्यू वीडियो सीरीज आप सभी लोगों के लिए आ रही है। दोस्तों अगर आप जो भी कुछ हम करा रहे हैं, अगर आप ऑफकोर्स चाहते हैं ये सारे नोट्स, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। अब दूसरी अच्छी बात आपके लिए है कि आप जो भी हमारे चैनल के से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप आके जुड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम बात करने ये वाले हैं कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि मगध एक ऐसा एम्पायर था जहाँ पर सारे मतलब एक सारे स्टेट्स में, जैसे आज की डेट में होता है ना, दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है काफ़ी अच्छी तरीके से। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हम कह सकते हैं कि जितने भी 16 महाजनपद थे, उन सभी महाजनपदों में से मगध एक ऐसा महाजनपद था, बोले तो मगध एक ऐसा स्टेट था जो काफ़ी अच्छी तरीके से वेल फर्टिलाइज था। और मगध के अंदर हमने ये भी पढ़ने की कोशिश करी थी कि काफ़ी लंबे समय से हम कौन सा इतिहास पढ़ रहे हैं, हम 600 BCE से लेके 600 CE का टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं। तो इस बीच में मगध के अंदर कितनी डायनेस्टियाँ आई और कितनी गई, और लास्ट में एक डायनेस्टी जिसके बारे में हमारी बुकों के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है, वो है मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो हम ना मेन जिक्र यहाँ से करते हैं क्योंकि इससे पहले का जो भी इतिहास रहा है आपकी बुक के अंदर, वो इतना ज़्यादा एनालाइज करके बताने की कोशिश नहीं करी गई है। ऑफ कोर्स वो इतना डीपली 12th क्लास के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना चाहते, वो सिर्फ इतना सा बताना चाहते हैं कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर कोई एम्पायर आया या कोई एम्पायर की शुरुआत हुई दोस्तों, तो हमें इतना पता है कि मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि ये जो डायनेस्टियाँ थी, कौन सी डायनेस्टी, ये 4 डायनेस्टियाँ जो थी दोस्तों, ये काफ़ी लंबे समय तक क्या कहते हैं रही। वो ये थी हरिंगा डायनेस्टी थी, उसके बाद शशुंगा डायनेस्टी थी, फिर नंदा डायनेस्टी आई और उसके बाद आई आपकी मौर्यन डायनेस्टी। आपकी बुक के अंदर जिक्र थोड़ा बहुत दे रखा है नंदा डायनेस्टी से रिलेटेड, क्योंकि जब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी में ये कवर करने की कोशिश करी गई थी कि जो क्या कहते हैं 6 से 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे, यानी कि 600 BC से लेके 400 BC के टाइम पीरियड पे मगध अगर पावरफुल था, तो मगध पावरफुल इसलिए होगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे महत्वाकांक्षी राजा थे। महापद्मनंद, देखो महापद्मनंद थे, और महापद्मनंद थे तो इसका मतलब ये नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे। और उसके बाद क्या कहते हैं अजित शत्रु करके है, और उसके बाद क्या कहते हैं बिंबिसार करके है, ये भी क्या कहते हैं नंदा डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं। और दैट इज वाई ये डायनेस्टी, सॉरी नंदा डायनेस्टी कह रहा हूँ मैं, हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो दैट इज वाई यहाँ से तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत बुक में इनरेलेवेंट तरीके से बताने की कोशिश करी गई होगी। अब इतना तो हमें पता है कि नंदा डायनेस्टी जो थी उसके जो महापद्मनंद फाउंडर थे, कौन सी डायनेस्टी के दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इस डायनेस्टी के, ये नंदा डायनेस्टी के। ठीक है, नंदा डायनेस्टी कहाँ से, ये नंदा डायनेस्टी से अगर फाउंडर महापद्मानंद थे, तो उसके बाद हमें अच्छे तरीके से ये पता है कि यहाँ पे ऑफकोर्स इसकी डायनेस्टी में कोई ना कोई कमियां आई होगी। दैट इज़ वाई क्या कहते हैं यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी अस्तित्व में आई थी, है ना। और मौर्य डायनेस्टी ने इतना सारा कुछ भारत में परिवर्तन करके दिखाया जो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था। अब आइए समझते हैं है क्या, मतलब हमारी लेक्चर सीरीज के अंदर जो हमारा पार्ट सेकंड था उसमें हमने यहाँ तक कवर करने की कोशिश करी थी, और हमने इतना समझ लिया था कि भाई शुरुआती समय में नंदा डायनेस्टी के अंदर अगर रिवॉल्ट हुआ होगा तो ऐसा माना जाता है लोगों को कि वहाँ का जो राजा था ना, वो जनता के प्रति अनपॉपुलर हो चुका था। इवन वहाँ के जो शासन व्यवस्था थी, जो राजा चला रहा था, जनता नहीं चाहती थी कि वो पूरी तरीके से अब राजा वो चलाए। एग्जाम्पल के लिए आप फ्रांस रेवोल्यूशन समझ सकते हैं। फ्रांस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, लुई 16 क्या करता था, जनता से ज्यादा टैक्स वसूलता था, थर्ड स्टेट के लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलता था। जब वो थर्ड स्टेट के लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलता था तो जनता कंटाल गई, जनता ने कहा भैया हमें ऐसा राजा चाहिए ही नहीं, इसलिए वहां क्रांति हो गई थी। सेम ऐसे ही नंदा डायनेस्टी में भी ऐसा कहा जाता था कि ये जो लोअर क्लास के लोग हुआ करते थे उनसे टैक्स ज्यादा वसूलता था, इसलिए जनता के बीच में इसका जो नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट वंश था, धनानंद उनको नाम से पुकारा जाता है, और उनको सत्ता से निकाल दिया गया।
अब जब सत्ता से निकाला गया तो जनता ने चाहा तो निकली, लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने उनको निकाल दिया? वो थे हमारे चंद्रगुप्त द ग्रेट। अब मॉडर्न टाइम पीरियड में उनकी इमेज तो ऐसे ही दिखाई जाती है, हालांकि चंद्रगुप्त की इमेज कैसी है वी डोंट नो। अब ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त कौटिल्य का शिष्य हुआ करता था। कौटिल्य ने इसको बहुत विद्या दी। हालांकि बहुत सारी बुकों के अंदर इसके बारे में ये बताया गया है चंद्रगुप्त के बारे में कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, और लोअर कास्ट का कोई भी बंदा, शूद्र का कोई भी बंदा राजा नहीं बन सकता था। लेकिन क्योंकि मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इनमें काफ़ी कुछ ऐसा कहा जाता है किताबों के अंदर कि कौटिल्य ने साथ दिया, इनको बहुत कुछ सिखाया, और नंदा डायनेस्टी से बदला भी लेना था कौटिल्य को, और इसीलिए फिर इन्होंने फाइनली इसको क्या कहते हैं राजा बनवाया। अब राजा बनवाया तो कौटिल्य चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो है 321 बीसीई, यानी कि इतिहास के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो 600 बीसी से लेके 600 से 400 बीसी का टाइम पीरियड, उसमें सिर्फ हर्यंका डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी का थोड़ा बहुत झलक दिखा रखा है। लेकिन सही मायने में आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर 321 बीसीई ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पे मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है, चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ पे फाउंडर बनते मौर्य एम्पायर के, वहां से इसकी शुरुआत देखने को हमें मिलती है। अब कहीं कहीं किताबों में ग्रीक के अंदर इसको सैंडोक्रोस भी बोला गया। सैंडोक्रोस, माफी चाहूंगा अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो सैंडोक्रोस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने लेडी हेलेना से शादी भी करी थी, जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। अब वो क्या था, क्या कहानी थी, वो हम जैसे जैसे वीडियो के आगे लेक्चर सीरीज में देखते चले जाएंगे, हम उतना ही डीपली उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेन है कि पीसीएस एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में अगर आप पढ़ते हैं इन फ्यूचर, तो आपको रेलेवेंट समझ में आना चाहिए कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई, किस टाइम पीरियड का आप पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है वगैरह वगैरह। तो इनको अलग नाम से पुकारा गया। बुक में इतनी नॉलेज नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बस एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि ज्यादा बोरिंग भी ना लगे आपको, ठीक है। उसके बाद अब हमें समझ में क्या आ रहा है? अब हमें समझ में आ रहा है कि अब जो चंद्रगुप्त था, जब हमें पता है कि नंदा डायनेस्टी के बारे में, हर्यंका डायनेस्टी के बारे में हमें इतना ज़्यादा नहीं पता चला, तो चंद्रगुप्त ने जो कुछ भी करा होगा, जो कुछ भी उसकी डायनेस्टी थी, जो उसने काम किया था, जितना साम्राज्य फैलाया था, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया था। चंद्रगुप्त का जो पोता अशोक था, उसने अपने दादाजी के बारे में बहुत कुछ बखान करा था, बहुत कुछ बताने की कोशिश करी थी, जो हमें जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलती है। अगर आप जूनागढ़ देखेंगे, गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर कुछ ये पिलर्स है, कुछ ऐसे क्या कहते हैं पत्थर है, इन पे कुछ ऐसी ब्राह्मणी या खरोष्ठी लिपि के अंदर, वैसे तो ब्राह्मणी लिपि कहा जाता है, इस लिपि के अंदर इसके ऊपर लिखा गया है। काफ़ी लंबे समय के बाद लोगों ने एनालाइज करा, पता लगाया कि भाई चंद्रगुप्त कौन है, और चंद्रगुप्त सेकंड भी है जिसका मेहरुलिया स्तंभ के ऊपर, पिलर के ऊपर कुछ चीज़ लिखी भी गई है। अब आज तक एग्जामिनर और सॉरी हिस्टोरियन इसमें कंफ्यूज है कि असल में यही है वो, या चंद्रगुप्त सेकंड गुप्ता डायनेस्टी के वो हैं, कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे मेन ये है कि चंद्रगुप्त के बारे में हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से, जो गुजरात में है, वहाँ पे हमें इसका प्रूफ देखने को मिलता है। अब प्रूफ हमें एक ही देखने को नहीं मिलता, प्रूफ हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जो हम आगे पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। सो एट द बिगिनिंग आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका, मतलब आपकी बुक के अंदर भी लास्ट में बृहद्रथ करके एक एग्जाम्पल दे रखा है, लास्ट जो वंशज थे वो दे रखा है, लेकिन आपकी बुक में भी इतना डिटेल में नहीं है। आपको अलग से बुक में पढ़ना पड़ेगा जब आप अलग से तैयारियां करेंगे। अगर आपको पीसीएस एग्जाम की बुक्स परचेज भी करनी है तो हमारा ई पाठशाला स्टोर है, आप जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने सारी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं प्रिपरेशन के लिए, हमने वो आपको एक ही जगह मिल जाएगी। आप परचेज ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी मिलती है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें समझना ये है कि ये डायनेस्टी इतनी बड़ी थी कि ऑफकोर्स जब चंद्रगुप्त आया होगा तो उसने मगध के आसपास के इलाकों को कैप्चर करा होगा, थोड़ा आसपास के इलाकों को और आसपास के इलाकों को कैप्चर करा होगा। लेकिन हमें इतना पता है कि इनका जो एम्पायर था ना, वो आज के अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक था। मतलब इतना बड़ा एम्पायर, सोचो अगर आज होता तो आज हम कहाँ होते, है ना। तुम होते तो क्या होता, तुम होते तो क्या नहीं होता, लेकिन ऑफ कोर्स क्या करें, अब तो जो हो गया सो हो गया, है ना। चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या फ़ायदा। अब यहाँ पे अगर ये एम्पायर इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, तो अखंड भारत का निर्माण
अशोक के टाइम पीरियड पे किया गया था। तो आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर और लास्ट तक हमें जो पूरा अखंड भारत दिख रहा है वो पूरा हमारा था पहले। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड मैं कह सकता हूँ अशोक एक ऐसा बंदा था जो मौर्य एम्पायर के अंदर इतना फेमस हुआ कि लोग अशोक नहीं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से भी इनको जानते हैं, जो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और चंद्रगुप्त के पोते हैं, बिंदुसार के बेटे हैं। तो ये डायनेस्टी इसी वजह से फेमस हुई। अब बात करते हैं धीरे धीरे और ज़्यादा गहराइयों में घुसने की। अब यहाँ से शुरुआत होती है मौर्य डायनेस्टी की। तो दोस्तों आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में ये आया कि भैया जो मौर्य एम्पायर के क्या कहते हैं चंद्रगुप्त थे 321 या ऑनवर्ड्स में 332 BCE का टाइम पीरियड बोल सकता हूँ, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। अब कहोगे क्या जीसस क्राइस्ट पैदा भी नहीं हुए थे इस टाइम पीरियड पे? ऑफ कोर्स नहीं हुए होंगे। अब टाइमलाइन ऐसी बनाई हुई है तो अब क्या कर सकते हैं ना। लोगों का मानना है कि शून्य पे जीसस क्राइस्ट बर्थ हुए, क्योंकि उनका बर्थ तो किसी को नहीं पता है। अब मौर्य डायनेस्टी जो 265, अब समय आगे बढ़ रहा है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर ये हुआ था। और एक चीज और क्या याद रखनी है आपने, एक चीज आपने ये याद रखनी है कि अगर 332 BCE से लेके 180 BCE इतना लंबा टाइम पीरियड इनका चला है, और सबसे बढ़िया जो देखने को मिलता है वो मिलता है देखने पे अशोक के टाइम पीरियड पे। अशोक के टाइम पीरियड पे मौर्यन एम्पायर अपने बिल्कुल चरमो शिखर पे थी, बिल्कुल स्पीक पे थी, बिल्कुल हेड पे थी। और ये वो टाइम पीरियड था जिस समय पे हमें समझ में आता है कि अशोक ने इतना पूरा डायनेस्टी जो है कवर करा था। अब इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? अलग अलग जगहों से पता चलता है, अशोक के इंस्क्रिप्शन से, बुक से, उसके बाद कौटिल्य की अर्थशास्त्र से, बुद्धिस्ट और जैन के टेक्स्ट से, इन सबसे पता चलता है। और उसके बाद हमारी यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट होने वाली थी थर्ड, वो यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। अब हमें इतना पता था कि अशोक जो था ना वो पूरी तरीके से ये समझाने की कोशिश करता था, क्योंकि बुक के अंदर चंद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है और ना ही बिंदुसार के बारे में मेंशन है। अशोक कैसे पैदा हुआ, चंद्रगुप्त की कहानी क्या थी, वो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है अलग से। लेकिन हमें जो जानना है, हमें ये जानना है कि अगर हमें अशोक के टाइम पीरियड में देखने को मिला सबसे ज़्यादा प्रूफ, तो ये देखने को मिलता है कि अशोक पहला व्यक्ति था जिन्होंने पत्थरों पे अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवाने की कोशिश करी। अशोक को ये लगता था कि भैया क्या कहते हैं, मैंने इतना बड़ा वॉर लड़ा, इतना कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, लोगों को मार दिया, तो मुझे लगता है कि इतने अखंड भारत को चलाने के लिए मुझे कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे, जो ऑफ कोर्स मेरे फ्यूचर के लिए, ये जितने भी लोग मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नर्स हैं, मिनिस्टर्स के हेड हैं, उनको समझाने के लिए मुझे कुछ नीतियाँ बनानी पड़ेगी। और अशोक ने क्या कहते हैं जो कलिंग का युद्ध था, उस युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने धम्मा का परिवर्तन करा। धम्मा उनकी माता का नाम बोला जाता है कहीं कहीं शास्त्रों में, कहीं कहीं पौराणिक ग्रंथों में। तो वहाँ पे अशोक ने क्या करा, अशोक ने 5 प्रिंसिपल्स दिए। नंबर 1, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, जीनियस टूवर्ड्स द ब्राह्मण्स एंड अदर सेक्ट, मतलब आपको उदारता रहना है ब्राह्मण के प्रति या दूसरे जितने भी और लोग हैं बुद्धिस्ट जैन उनके प्रति। दूसरा, आपको जो आपके नौकर हैं, आपके गुलाम हैं, उनके प्रति आप काइंड रहिए। आप रिलीजियस टॉलरेंस पे बिलीव रखिए। जैसे आज इंडिया के अंदर हनुमान चालीसा और अजान को लेके युद्ध चल रहा है, वो उस टाइम पीरियड पे नहीं था। अशोक खुद कहते थे कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना ज़रूरी है। और इसीलिए इन्होंने क्या करा था, इसीलिए इन्होंने पूरी तरीके से ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करी थी। और इवन एक और कहा जाता है कि आप बिल्कुल किसी की हत्या नहीं करेंगे। अब किसी की हत्या न करने का मतलब ये है कि इसी टाइम पीरियड के अंदर पशु पक्षी इन सब लोगों को अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन मिला। इन लोगों को हॉस्पिटल्स बनाने के लिए काम सौंपा गया। और पूरे जब अशोका का टाइम पीरियड था तो वहाँ पे सब कुछ फल फूल रहा था अच्छी तरीके से। और इन्होंने ऐसे टाइम पीरियड के अंदर अशोका ने क्या करा, अशोका ने महामत्ता नाम के ऑफिसर्स की अपॉइंट करी, जो इन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को दूसरे इलाकों में बताने की कोशिश करेंगे या इन सभी चीज़ों को वो पत्थरों पर लिखवाएंगे। तो इस तरीके से अशोक का एम्पायर बहुत फेमस होता चला गया। और अशोक ने अपने बेटे बेटियों को भी इन चीज़ की कहा कि आपको युद्ध नहीं लड़ना है। और बेटे बेटियों का क्या नाम था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ऐसा कहा जाता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मौर्यन एम्पायर का, अब इतने बड़े इलाके थे, इतने बड़े इलाकों में से इन्होंने क्या करा, इन्होंने मेजर कैपिटल सेंटर्स बना दिए। पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशिली और स्वर्णगिरी।
5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए और 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से सभी पॉलिटिकल सेंटर्स के ऊपर इन लोगों ने अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए और टैक्स का सिस्टम कर दिया। जो गवर्नर होते थे इनकी फैमिली से होते थे, रेवेन्यू और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया जो आज की डेट में काम करता है। किसी को इंसाफ लेना है, किसी का अधिकार खराब हो रहा है तो ऑफकोर्स वो जुडिशियल कस्टडी में जा सकता है। सभी इलाके से टैक्स मिलेगा, खजांची का अपना काम होगा, वो देखेगा कि पैसा सही तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब इन्होंने सारे प्रोविजंस में कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम आज इंडिया के अंदर चल रहा है कि कैसे सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे को टैक्स लेते देते रहते हैं और उसी से रेवेन्यू शेयर करते रहते हैं, वो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मौर्यन एम्पायर में 2 कैटेगरी में बटा था, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, सब कैटेगरी और सब कम्युनिटी और कम्युनिटी के अंदर। अब ये सब कम्युनिटी और कम्युनिटी के अंदर आप बस इतना सा समझ लीजिए कि हर किसी का अपना काम होता था। सब कम्युनिटी का मेन काम होता है कि सारी नेवी को देखेंगे, सारा ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को मैनेज करेंगे। जो सोल्जर है, पैदल सोल्जर, हॉर्स वाले या मैं कह सकता हूँ रथ वाले या एलिफेंट को चलाने वाले, इन सब की एक अलग कमेटी होती थी। और दूसरी कमेटियाँ होती थी कि देखेंगे कि जो बैलों को चला रहे हो उसके द्वारा जो कैरी इक्विपमेंट हो रहा है वो कौन लेके जाएगा, जो पैदल सैनिक है उनको खाना कौन देगा, जानवरों को खाना कौन देगा, जो सर्विस में आर्टिशंस होंगे, लोग होंगे, उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, रिक्रूटमेंट वो कौन करेगा, सैनिक का खान पान, उनका टेक केयर, कपड़े लत्ते वो कौन देखेगा, सबका अपना काम होता था। और इस तरीके से इतना बड़ा एम्पायर जो था दोस्तों वो चल पा रहा था। तो अशोक ने पूरी कोशिश करी कि अपने इतने बड़े एम्पायर को वो कंट्रोल कर सके। इसके लिए सिंपल सा उसने क्या करा, धम्मा का प्रचार करवाया ज़्यादा से ज़्यादा। और ऑफ कोर्स उसने अपने बेटे बेटियों को भी, महिंद्रा और संघमित्रा इनके बेटे बेटियां थी, और इन्होंने पूरी तरीके से इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, थाईलैंड, जापान, कोरिया, इधर के इलाकों में इन धर्मों को फैलाने की कोशिश करी। तो इसके बारे में, कलिंगा के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि कलिंगा के वॉर में अशोक के साथ क्या हुआ था, कैसे लाखों लोगों को उसने काट दिया था और फाइनली उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने सब कुछ छोड़ दिया। सो दिस इज़ वेरी इनक्रेडिबल। तो दैट इज़ वाई अकबर इज़ अ ग्रेट रूलर। और कलिंगा के वॉर के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया। कलिंगा के वॉर के बाद उसने धम्मा अपना लिया, प्रिंसिपल अपना लिया, जिसका प्रूफ उसको हाथी गुफा केव से हमें देखने को मिलता है। बुद्धिज़्म से बहुत अच्छा प्रभावित था, उसकी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा समझता था। इसी वजह से उनकी जो अच्छी बातें थी उनको पिलर्स पे इसने लिखवाया, जो अपने आप में बहुत इनक्रेडिबल है। ये वही बातें जो मैंने आपको बताई अभी, इसमें 2 बातें 4 बातें और एक्स्ट्रा हो सकती है। मौर्यन एम्पायर हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से ये एम्पायर काफ़ी लंबे समय तक लैंडमार्क में रहा। 150 साल का इतिहास इनका है। स्कूल की टेक्स्ट बुक में इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये हमारे लिए गौरव की बात है। इनका सिंबल अशोक चक्र और न जाने क्या क्या हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत मौर्यन एम्पायर के बारे में था। डिटेल्ड वाली चीज़ें और रह गई है तो मैं अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, जो काफ़ी हद तक आपको समझने में मदद करेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। डाउनलोड सीरीज आपको मिलती रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। दिस इज इट इन दिस वीडियो।